एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। नाउ इसमें जीएस का क्वेश्चन है 41 से लेकर के 120 तक, तो इसको देखने वाले हैं। बाकी जो रीजनिंग का और मैथ का है वो अलग वीडियो मिलेगा, तो उसको बाद में आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है सीट नंबर 7 का। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? तो पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया ये 1929 का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और अगर स्वदेशी का प्रस्ताव रहता तब 1906 का कलकत्ता अधिवेशन और 1929 का ये है लाहौर अधिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर राज को प्रशासन को ले लिया था, मैसूर राज को हड़प लिया था? तो ये तथाकथित कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज को हड़प लिया था। जबकि अगर यहाँ पर कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी की बात रहता अवध को हड़पने का, तो ये कार्य किया था डलहौजी। याद रखिए, अवध के संदर्भ में यहाँ मैसूर है, इसलिए राइट आंसर सी होगा विलियम बेंटिक। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की 43। इनमें किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने का श्रेय दिया जाता है मीर कासिम को। मीर कासिम का पूरा नाम अगर पूछेगा तो याद रखिए मीर मोहम्मद कासिम अली खां, जिसको संक्षेप में बोलते हैं मीर कासिम। इसने अपनी राजधानी जो पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद है वहाँ से जो बिहार मुंगेर है स्थानांतरित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। एक नाम और आपको याद रखना है, वो है मुर्शिद कुली खां का। मुर्शिद कुली खां ने क्या किया कि पहले जो राजधानी थी ढाका, उसने ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद किया कुली खां ने, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया मीर कासिम ने। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में उदारवादियों से जुड़ा हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी भी थे, फिरोज शाह मेहता भी थे और गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। उदारवादी और उग्रवादी रहता था। उग्रवादी में 3 नाम आता है, लाल, बाल, पाल। इन तीनों में जो लाला लाजपत राय हैं, ये मात्र ऐसे गरम दल के नेता थे जो 1920 में कलकत्ता के विशेष कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये की गई मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। याद रखिए, जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना की जाती है 1906 में नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में। कहाँ? ढाका में। और मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन अमृतसर में होता है 1908 में। स्थापना 1906 में बांग्लादेश ढाका में, और पहला अधिवेशन अमृतसर पंजाब में 1908 में होता है। और 1940 का अधिवेशन किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ये कहाँ है? ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, असम में स्थित है माजुली द्वीप, जो 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा नाम घोषित किया गया पूरी दुनिया में। माजुली द्वीप पूछेगा किस धर्म संस्कृति का मुख्य केंद्र है? तो याद रखिए ये वैष्णव धर्म संस्कृति का मुख्य केंद्र है माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1972 के अंतर्गत क्या शामिल है? तो इसमें से पहला शामिल है वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण। दूसरा है संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, ये भी शामिल है। और अगला है वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक, यानी डी इज राइट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब कुछ अधिनियम पर्यावरण संबंधित हम बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है भारतीय वन्य जीव अधिनियम, यानी जो वन में अन्य जीव जंतु है उसके लिए अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? देखिए ये है वन्य जीव अधिनियम 1972, लेकिन सिर्फ वन संरक्षण अधिनियम रहेगा। ये कब बनाया गया? तो 72 के बाद 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया। और राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण। और राष्ट्रीय वन नीति आया था 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति आया था 1988 में। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम, वनों को जंगलों को संरक्षण के अधिनियम 1980,
और उसके बाद पर्यावरण अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय वन नीति 1988। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रयास क्या किया गया, वह किया गया कि जो वनों में, जो जंगलों में जो जीव है उसको संरक्षण ज़रूरी है। सबसे पहले थॉट आया क्या कि जो जंगलों में जीव है उसको संरक्षण करना है 1972 में। ठीक है, उसके बाद जो विचार आया वो आया कि वन को ही संरक्षित करेंगे, जो पेड़ पौधा है उसको ही संरक्षित करेंगे 1980 में। वन को संरक्षण के लिए 1980 में, इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा, एकदम श्योर आएगा। तो वन को संरक्षण के लिए 1980 में, और राष्ट्रीय वन नीति होना चाहिए, किस अनुसार हम इसको संरक्षण करेंगे। तो उससे पहले आया पर्यावरण संरक्षण। अब वन ही नहीं, वन की बल्कि पर्यावरण, इस पर्यावरण में सब शामिल हो गया। तो पर्यावरण के लिए 6 साल बाद 1986 में, और पर्यावरण के बारे में जब हो गया तब राष्ट्रीय वन नीति बनाएगी 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति बनाएगी 1988 में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 48। इनमें से कौन से धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायंत्री चट्टान में पाए जाते हैं? इनमें से कौन से आग्नेय तथा कायंत्री चट्टान में पाए जाते हैं? तो जस्ता, तांबा और सीसा ये धात्विक खनिज हैं। कौन कौन से? जस्ता, तांबा और सीसा ये धात्विक खनिज हैं जो आग्नेय तथा कायंत्री चट्टान में पाए जाते हैं, जो आग्नेय तथा कायंत्री चट्टान में पाए जाते हैं। यानी 48 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। कोयला धात्विक खनिज नहीं है, कोयला को अधात्विक खनिज माना गया है। और कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाएगा? अवसादी चट्टानों में। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। ओके, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई है। दूसरा ऑप्शन है, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की टक्कर के परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। अब इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ये सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि विशाल प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराया, भारतीय प्लेट, और इसके बीच स्थित था टेथिस सागर, जिसके अवसाद ऊपर हो गए और अवसादित होकर के, बलित होकर के हिमालय पर्वत का निर्माण किया। ये बिल्कुल ही सही है। 49 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है, इनमें से कौन से हिमालय में? तो ये स्थित है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, यह हिमालय का एक भाग है। ठीक है, और कश्मीर घाटी में जो घास के मैदान होता है, उस घास के मैदान को मर्ग कहा गया है। उस घास के मैदान को मर्ग कहा गया। और इसी पर कुछ घाटियों का नाम है, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। और उत्तराखंड में इसे कहा जाता है पायार। पायार, उत्तराखंड में इसको पायार कहा जाता है या बुग्याल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त नौसैन्य अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया फ्रांस में। फ्रांस के साथ आयोजित किया गया। इसके अलावा फ्रांस के साथ एक और सैन्य अभ्यास की जाती है, वह है गरुड़ सैन्य अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच ही किया जाता है। और वज्र प्रहार किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 53, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? 53 ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही राजस्थान से शुरुआत किया गया है जल जन अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अधिनियम परिवार को सशक्त बनाना, किसने इस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया हरियाणा के गुरुग्राम से। और भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है। महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 घोषित हुआ है। 55 क्वेश्चन नंबर है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये किया गया हरमनप्रीत कौर के द्वारा।
आईसीसी टी20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर के द्वारा किया गया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने किसको? दक्षिण अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया। इस प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया और दक्षिण अफ्रीका हार गए और ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने नाम किया है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब मिला है आर बोनी ग्रेवियल को। आर बोनी ग्रेवियल, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये लड़की है कहाँ की? अमेरिका की रहने वाली मॉडल है और भारत की है हरनाज कौर संधू। भारत की है हरनाज कौर संधू। ये कौन है? तो ये मिस यूनिवर्स बनी है 2021 में। 2021 रहता तब आंसर ए देते, यहाँ 2022 का पूछा जा रहा है तो आर ब्रॉनी ग्रेवियल बनी है, यूएसए की है। इसे पूर्व भारत से मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला है, एक्ट्रेस है सुष्मिता सिंह 1994 और लारा दत्ता 2000 और 2021 में हरनाज सिंधु कौर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 57, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है? इनमें से क्वेश्चन नंबर 57 का ए इज राइट आंसर है नाटू नाटू। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में भारतीय गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का खिताब जीता है। ग्लोबल गोल्डन अवार्ड 2023 में बेस्ट पिक्चर यानी ड्रामा का खिताब द फेबलमैन्स को दिया गया है। द फेबलमैन्स को दिया गया है और ये गाना क्या नाम है? नाटू नाटू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको बोलते हैं UIDAI, जो आधार होता है ना वो UIDAI से निर्मित होता है, कि प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अमित अग्रवाल को। किसे? अमित अग्रवाल को। ये जो UIDAI है इसकी स्थापना की गई 2009 में। कब की गई? 2009 में। और उस समय प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे नंदन नीलेकनी UIDAI के प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान में है अमित अग्रवाल। वर्तमान में कौन है? अमित अग्रवाल है। नंदन नीलेकनी ये इन्फोसिस के सह-संस्थापक भी रह चुके हैं नंदन नीलेकनी, जो कि UIDAI के प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में है अमित अग्रवाल। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। निम्न से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इनमें से अजातशत्रु किस वंश के थे? तो अजातशत्रु थे हर्यक वंश के। अजातशत्रु थे हर्यक वंश के। 59 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के। हर्यक वंश के संस्थापक पूछेगा तो बिंबिसार होगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। और अजातशत्रु का ही उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का ही उपनाम क्या था? कुनिक। कौसुकर नौहसीकर को कुनिक था। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 60, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ इनमें से किस में मिलता है? तो ये मिलता है यजुर्वेद में। किस में मिलता है? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में लोहे के लिए शब्द यूज किया गया श्याम अयस। श्याम अयस लोहे के लिए और कृष्ण अयस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। दोनों ही संदर्भ लोहा से है। और याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। यजुर्वेद मात्र एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है, जिसमें कविता कहानी दोनों है। किसमें है? यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद को कहा गया है कर्म कांडीय वेद। यजुर्वेद को ही कहा गया है कर्म कांडीय वेद, याद रखिए। और सबसे पुराना वेद हो जाता है तब ऋग्वेद हो जाता है। ठीक है। 61, निम्न से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? रानी दिद्दा किस वंश की शासिका थी ये पूछा जा रहा है। तो रानी जो दिद्दा थी ये उत्पल वंश की थी। उत्पल वंश की। किस वंश की थी? उत्पल वंश की। उत्पल वंश की शासिका थी। उत्पल इसमें है ही नहीं तो इज राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना अवंती बर्मन ने किया। किसने किया? अवंती बर्मन ने। कब? 855 से 883 ईस्वी के बीच में उत्पल वंश ने किया और रानी दिद्दा का संबंध इसी उत्पल वंश से है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मानचित्र में ये जो एक स्थान है यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पर स्थित है ककोलत जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? ककोलत जलप्रपात। यह जलप्रपात कोडरमा के पठार से उतरने वाली धारा है। कोडरमा के पठार से।
आप लोग जानते हैं ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई है 47 से 49 मीटर, 47 से 49 मीटर है। आप लोग नीचे लिखिएगा ये ककोलत जलप्रपात जो है किस ज़िला में पड़ता है, इसको आप लोग नीचे आंसर में ज़रूर लिखिएगा। हालांकि आपको बता दें गोगाबिल रहता तब कटिहार होता है, गोगाबिल रहता तब कटिहार होता है। तो आप लोग लिखिएगा ककोलत किस ज़िले में है जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ की गई? तो ढाका में। कहाँ किया गया? ढाका में किया गया। और ढाका के नवाब थे, उसका नाम था नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई 30 दिसंबर 1906 को। इसके साथ साथ एक नाम और याद रखिए, वो है मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह खां मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ये संस्थापक थे। इन्हीं के नेतृत्व में जो है आगा खां और सलीमुल्लाह, ये इसके संस्थापक थे। इन दोनों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद है? इनमें से क्वेश्चन नंबर 64, हिंदू मंदिरों के मंडप भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है। तो मंडप इसमें है नहीं, इसलिए ई इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? शाही सड़क का निर्माण, तो शाही सड़क का निर्माण किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन में है नहीं, तो ई इज राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। शेरशाह के समकालीन एक थे मलिक मोहम्मद जैसी, महान विद्वान थे मलिक मोहम्मद जैसी, इनके समकालीन थे। और शेरशाह सूरी ने मारवाड़ में सफलता पाने के बाद इनका एक कथन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। वह कथन है, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता है। ये स्टेटमेंट है शेरशाह सूरी का, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी इनमें से किसके द्वारा? तो रैयतवाड़ी प्रथा का जनक माना जाता है टॉमस मुंड्रो को, सर टॉमस मुंड्रो को माना जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई 1792 ईस्वी में। प्रायोगिक तौर पर 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। और क्षेत्र अगर पूछेगा तो किन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई, तो उस क्षेत्र का नाम है 12 महल क्षेत्र। 12 महल क्षेत्रों में शुरू की गई। इसके अतिरिक्त मद्रास, बॉम्बे, असम और गुर्ग में ये सेवाएं ये शुरू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के कुल भूभाग का 51% भूभाग पर था। इसमें ये था कि जो लगान, जो टैक्स वसूले वो किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप में किया जाता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में उपज का 55%, याद रखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो टोटल उपज होता था उसका 55% भाग लगान के रूप में, टैक्स रूप में सरकार को देना पड़ता था। और ऐसा कहा गया कि 30 वर्ष के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था जो 1792 में लागू किया गया था, उसके 30 वर्ष बाद पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी। तो ये टॉमस मुंड्रो, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना हुआ है? तो ये बना हुआ है गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान के द्वारा। गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा। तो 67 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इन क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा का विस्तार है? तो जलोढ़ मृदा का विस्तार है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है इनमें से? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान मिलेगा आपको लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ में मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान रहता तब नई दिल्ली। औषधि वाला है तो लखनऊ, और कृषि वाला रहता तब नई दिल्ली। और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान रहता दुर्गापुर। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग रहता तब दुर्गापुर। दुर्गापुर किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान तो कोयम्बटूर। तंबाकू रहता तब राजमुंदरी। और डेयरी रहता तब करनाल, हरियाणा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया? इनमें से 69 का बीज राइट आंसर है। हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है इसमें से। पहला दिया है स्टोन पार्क। स्टोन पार्क मिलेगा आपको धौलपुर और सरौली में, धौलपुर और सरौली में, यानी ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये मिलेगा सीतापुर जयपुर में, सीतापुर जयपुर में, यानी 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद है सूचना तकनीकी पार्क। सूचना तकनीकी पार्क मिलेगा आपको जयपुर, जोधपुर और कोटा उदयपुर में, यानी 2 हो जाएगा, सी का 2 हो गया। उसके बाद बच गया जापानी पार्क। जापानी पार्क ये हो जाएगा निमराना अलवर, निमराना अलवर, ए इज़ राइट आंसर, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ओके, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो दस्त ए लुट, दस्त ए लुट यह जो है ठंडा रेगिस्तान नहीं है। दस्त ए लुट यह ईरान में स्थित एक लवणीय रेगिस्तान है, यह एक लवणीय रेगिस्तान है। ठीक है, तो 71 का ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। दस्त ए लुट कहाँ स्थित है, तो ये ईरान में स्थित है। बाकी ये है गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है, चीन और मंगोलिया में है। और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिए, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी हो जाएगा। और पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, आप लोग नीचे लिखिएगा। अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा है। और एक आता है थार मरुस्थल, वह भारत के अलावा और किस देश में पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, 72 राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 72 ए इज राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद इसके लिए याद रखिए 159 में, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 में इसका उल्लेख मिलता है, राज्यपाल के शपथ का उल्लेख मिलता है। और संविधान का अनुच्छेद 153 के अनुसार, अनुच्छेद 153 के अनुसार क्या होगा, एक राज्य में राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो इसमें उल्लेख किया 153 में, 155 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के कार्यकारी शक्ति का उल्लेख मिलता है। 53 में राज्यपाल के लिए होना है, फिर 54 में इसके कार्य का उल्लेख है, 55 में 155 में बताया गया है कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे। और इसको जो गोपनीयता की शपथ है वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाएगा, ये अनुच्छेद 159 में, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यपाल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। देखिए, पहले जो वोट डालते थे ना, तो वोट डालने की जो कम से कम एज थी वो 21 ईयर्स थी, 21 साल था। लेकिन इसको 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया वोट गिराने का। और ये किया गया 61वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भारतीय संविधान में इसे कहा गया सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्य के नाम की अनुसूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 74 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये है पहली अनुसूची, ये है पहली अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं केंद्र राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची का उल्लेख है और मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। और जो 8वां अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो सबसे लास्ट है 12वां अनुसूची, इसमें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो 75 का बीज राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति को करते हैं। भारत में जो लोक लेखा समिति है जिसको कैग बोलते हैं, CAG, इसको अनुच्छेद 148 में इसके अनुसार कैग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 148 याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 76 है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो ये आते हैं मूल अधिकारों के प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट,
मूल अधिकारों के परिवर्तन इसमें चले आते हैं। ठीक है, मूल अधिकार का संरक्षण किसे कहा गया? संरक्षक उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह अधिकार जनता को मिला है। 5 प्रकार के रिट दायर किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 को याद रखिए, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के लिए, और उच्चतम न्यायालय के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 को ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही व्यापक अनुच्छेद और बहुत ही अच्छा अनुच्छेद कहा है। उनके विचार में इस अनुच्छेद के बिना संविधान मृत प्राय है, यानी अनुच्छेद 32 नहीं होगा तो संविधान का अस्तित्व भी नहीं है। ये मूल विचार है BR अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया है? तो ये दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद है कि 1974 से 78 के बीच गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? इनमें से 78 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज की कम दर सुलभ मुद्रा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर से सबसे बड़ा योगदान आता है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन फसल विंटर क्रॉप सीजन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? जो शीत काल में बोई जाती है वो है रबी फसल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में ही हुआ है? तो गोदावरी का भी हुआ है, झेलम का भी हुआ है और रावी नदी का भी हुआ है। तो डी इज राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। झेलम नदी का उद्गम जो है बेरीनाग जम्मू कश्मीर पड़ता है, इसके निकट शेषनाग झील से हुआ है। शेषनाग झील से झेलम की उत्पत्ति हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश का कुल्लू पहाड़ी वहाँ पर है रोहतांग दर्रा, तो यहाँ से निकला है रावी नदी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से। ठीक है, और गोदावरी जो है यह नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकला है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र के निकट। तो इस अनुसार इनमें सभी हो जाएगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को माना गया, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। यह घटना हुई 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ में यह घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए और इसका काफ़ी ज़्यादा कुप्रभाव देखने को मिला था। तो नाभिकीय दुर्घटना याद रखिए। सांप्रदायिक दंगों एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, ये हमला हुआ था 9/11 के नाम से जाना जाता है। 11 सितंबर 2001 को 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? तो ये है आनंद मठ में से लिया गया है ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और इसके रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिए, राष्ट्रगीत को गाने का जो निर्धारित समय है वो है 65 सेकेंड और राष्ट्रगान के लिए है 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया? 86 का बी इज राइट आंसर है। 6 जिलों को मुक्त घोषित किया गया। ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण और वैशाली। ये 6 जिले हैं जो 2001 के मध्य नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया अनामिका को। बिहार के महिला साहित्यकार डॉक्टर अनामिका को वर्ष 2020 का टोकरी में दिंगत थेरी गाथा हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 पूछेगा हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो नाम याद रखिए, बद्री नारायण को। 2022 के लिए बद्री नारायण को। और इनकी कविता संग्रह है तुमरी के शब्द 88। बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? बी इज राइट आंसर है, चिकित्सक थे। बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक चिकित्सक थे।
वैध जीवक की भारतीय राजा बिंबिसार द्वारा नियुक्त किया गया था और जीवक महात्मा बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे, याद रखिए। क्वेश्चन है, संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी भी है, भरतनाट्यम भी है, ओडिसी भी है, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है श्वसन में। श्वसन नहीं है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित रोग में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, बाकी ये दोनों आनुवांशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो गति की प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। 94, ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है? क्वेश्चन नंबर 94 का ए इज राइट आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति प्रदान करता है, और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, पादप ऊतक के मुख्यतः दो प्रकार इनमें से कौन से हैं? तो बीच राइट आंसर है, विभज्योतकीय ऊतक और अस्थायी ऊतक। ये पादप ऊतक के मुख्यतः दो प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? तो वानस्पतिक जनन में फूल जो है हिस्सा लेता है। 96 का बीच राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण X वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित करता है। तो उपकरण X एक डैश है, इनमें से ये पूछा जा रहा है कि ये जो है किस प्रकार का है, लेंस है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 97, बीच राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण है। ये जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है, वस्तु को जब ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो 97 का बीज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो O2 से ग्लूकोज जुड़ता है, ग्लूकोज है नहीं, तो ई इज राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। 99, अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर 99 का ई इज राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से किसी का नहीं। अस्थि बंधन और टेंडन संयोजी ऊतक का बना होता है। किस ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल और कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? 100 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा, हेल्डेन के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि जीवन सरल और कार्बनिक यानी अजैव अणुओं से विकसित हुआ था। डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत को दिया था। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है, हार्ट से निकलती है और शरीर के विभिन्न भागों में रक्त संचारित करती है? 101, बी इज राइट आंसर है, धमनी। धमनी शुद्ध रक्त को निकाल करके शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है और जो शिरा होते हैं अशुद्ध रक्त को लाते हैं। शुद्ध रक्त का मतलब हुआ ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसमें ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलयन इनमें से क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 102 का सी राइट आंसर ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। मान लीजिए कि चालक में सिरों के बीच विभवांतर V1 है और इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है, तो विभवांतर V2 हो जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से क्या हो जाता है? V1 बटा V2 का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो 6 वोल्ट V1 और V2 9 वोल्ट, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, कट जाएगा 3 से 2 बेर में और ये 3 से 3 बेर में, 2/3 सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? बीज राइट आंसर, गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह कम से कम हानि है। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? 105 का सी इज राइट आंसर है, नीली हेल यानी ब्लू हेल। 104, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाले विटामिन इनमें से कौन से हैं? 106 का ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विटामिन पूछेगा तो के होगा। विटामिन के जो है स्कंदन में यानी क्लॉटिंग करने में मदद करता है।
दूध को दही स्कंदित करने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 107। ये एंजाइम है रेनिन। रेनिन जो है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। 108। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? 108 का ए इज राइट आंसर होगा। यकृत में विटामिन ए संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में इनमें से कौन सा तत्व मिलता है? तो ये प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है मानव शरीर में। ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 65% होता है, कार्बन 18%, फिर हाइड्रोजन 9%, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है। सेरिब्रम कहाँ से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 110। सेरिब्रम मस्तिष्क का एक भाग है। सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित भाग है या मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। नौ क्वेश्चन नंबर 111। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित एक व्याधि है, बीमारी है? तो ग्लूकोमा व ट्रैकोमा आँख एवं नेत्र के श्लेष्मा से संबंधित एक बीमारी है। नेत्र की श्लेष्मा और आँखों से संबंधित एक बीमारी है। डी इज राइट आंसर होगा, एक से अधिक। Na+ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्वेश्चन नंबर 112। Na+ में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। Na+ में कुल 10, क्योंकि सोडियम में कितना होता है? 11 होता है। प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। 11 था इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब तो प्लस चार्ज हो गया। तो अब इसमें 10 बचेगा। 10 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ई आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 113। मौसमी गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मौसमी गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, याद रखिए। इसकी खोज लोकेयर ने 1868 में किया। लोकेयर ने 1868 में किया और इसकी परमाणु संख्या 2 होती है और काफ़ी हल्की होती है। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका मुख्य कार्य इनमें से क्या है? तो यह है पूर्ण आंतरिक ये अपवर्तन के कारण जो है कम दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करेगा? इनमें से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक बनाएगा? 2 और 3 दोनों स्थिति में। जब वस्तु को अनंत पर रख दें तो, और जब वस्तु को फोकस पर रख दे तो। 115 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? इनमें से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? ये पीट जो है कार्बनिक, हाँ, पीट जो है कार्बनिक उर्वरक है। क्यों? कार्बनिक उर्वरक प्राकृतिक रूप से उत्पादित होते हैं, बाकी ये सब नेचुरली नहीं होते हैं। पीट इज़ राइट आंसर। ऐसे पीट जो है कोयले का एक किस्म भी है। कोयले का सबसे घटिया किस्म पीट है। अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन नंबर 117। सी इज राइट आंसर है, नाइट्रेट के रूप में। इसमें राइजोबियम जीवाणु जो है इसके जड़ के गांठ में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और उसके बाद जो है उस नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। क्वेश्चन नंबर 118। नाइट्रोजन के यौगिकरण में सहायक है राइजोबियम जीवाणु, जो अभी हम बताए। इसके बाद नॉस्टॉक भी होता है और एनाबिना भी होता है। ये सभी जीवाणु उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 119। प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और क्यों? इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 119 का ए इज राइट आंसर है। वजन में हल्की और मजबूत होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है? इनमें से क्वेश्चन नंबर 120। कोशिकाओं का आकार माइक्रोन में मापा जाता है। कोशिकाओं का जो आकार है उसको माइक्रोन में मापा जाता है। सूक्ष्मतम कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन होता है, याद रखिए, जो माइकोप्लाज्म जीवाणु में मापी गई है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है, जिसकी जो लंबाई है, जो व्यास है 170 mm होता है। 170 mm यानी 17 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 120 क्वेश्चन था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि फिर हम अगला वीडियो लेकर के आपके सामने ज़रूर आ जाएं। टिल देन ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।